एडीआर सिलेबस में ऑल्दो कि लिखा है एडीआर, बट मेनली क्वेश्चंस आर्बिट्रेशन कॉन्सलेशन से ही आएंगे, ठीक है। चलो, सो एडीआर के कितने मोड्स होते हैं? देर आर 4, ठीक है। कौन कौन से? पहला होगा आर्बिट्रेशन, कॉन्सिलिएशन, मीडिएशन, और मीडिएशन को हम लोग कहते हैं, मीडिएशन इसी के अंदर हम लोग नेगोशिएशन और लोक अदालत एंड लोक अदालत, एंड देन द फोर्थ वन इज जुडिशियल सेटलमेंट। हैप्पी धनतेरस चिराग, तो चाय के लिए बोल देना मुझे, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग, इसमें there are 4 modes of ADR: alternative dispute resolution and arbitration and conciliation. This can happen only with the consent of the parties. ठीक है, it cannot happen without the consent of the parties. First thing, तुम लोग में से कितने लोगों ने आर्बिट्रेशन पढ़ा है मेरे से? नो वन, ओके। तुमने भी नहीं पढ़ा रहा थे, तुम तो बहुत पहले से हो, फिर भी नहीं, ओके। एंड मीडिएशन एंड जुडिशियल सेटलमेंट या नेगोशिएशन वगैरह में कंसेंट इज नॉट नेसेसरी बट डिजायरेबल। कंसेंट इज नॉट नेसेसरी बट डिजायरेबल, ठीक है। सो याद रखना, आर्बिट्रेशन और कॉन्सलेशन में इट कैनॉट हैपन विदाउट द कंसेंट ऑफ द पार्टीज, ठीक है। इन आर्बिट्रेशन हाउ इज द कंसेंट सिग्निफाइड? बाय एन आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट, ठीक है। In conciliation, how is the consent signified? One party sends the invitation and the other accepts it. ठीक है, so one party will send the invitation and the second one will accept it. That's how consent is signified. ठीक है, प्रीलिम्स के लिए पहली चीज ये याद रखना कि आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सेशन यहां पर हमें कंसेंट चाहिए होगी। एंड द सेकेंड थिंग, द सेकेंड थिंग इज, इन चारों में ओनली आर्बिट्रेशन इज द adjudicatory process. It is the only adjudicatory process, ठीक है। रेस्ट ऑल, कॉन्सिलेशन हो, मीडिएशन, नेगोशिएशन, लोक अदालत, जुडिशियल सेटलमेंट, दे आर नॉन एडजुडिकेटरी प्रोसेसेस और आल्सो नोन एज नेगोशिएटरी प्रोसेसेस। तो ऑल थ्री, these three are non adjudicatory processes. इसमें मतलब एडजुडिकेशन नहीं होती है। Arbitration means the decision of a person who is not a court, which is binding upon the people, binding upon the parties. And conciliation में there is no decision, the parties actually come to a settlement. Both are processes of dispute resolution. चलो,
चलो बेयर एक्ट निकालो एवरीवन। बेयर एक्ट, अच्छा उसमें है। चलिए पहले प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देयर मस्ट बी टू डेट्स, द डेट ऑफ enactment and the date of enforcement. Enactment and the date of enforcement. क्या लिखी है डेट ऑफ इनैक्टमेंट? देखो ऊपर क्या लिखा है, 16 अगस्त 1996 लिखा है 16 अगस्त। तो डेट ऑफ इनैक्टमेंट इज 16 अगस्त 1996। डेट ऑफ इन्फोर्समेंट क्या लिखा है, देखो वहां पर नीचे दिया होगा 22 अगस्त 1996, बट ऐसा नहीं है। देखो ऑल्दो की एक्ट बोलेगा 22 of August 1996, but this is wrong. ठीक है, डेट ऑफ एनफोर्समेंट विल बी एक्चुअली 25 जनवरी 1996। ठीक है, ये याद रखना, याद रखना कि 22 अगस्त, हाँ नहीं 5 पर 1996 ही होगा, क्योंकि ये एक्ट जो है वो एक्चुअली इट इज इन कंटिन्यूएशन ऑफ एन ऑर्डिनेंस, और वो ऑर्डिनेंस आया था 25 जनवरी 1996 को। So the act has been in force in even before the act came into force. ठीक है, so ये this is due to an ordinance. ठीक है, if you want to see, go to section 86, section 86 में जाओ, क्या लिखा है सेक्शन 86 में, रिपील ऑफ ऑर्डिनेंस 27 ऑफ 1996। ठीक है, सेक्शन 86 देखो वहां पर ऑर्डिनेंस है, दैट ऑर्डिनेंस वाज पास्ड ऑन 25 जनवरी 1996। ठीक है, तो ये याद रखना कि एक्ट में ये भले ही बोला गया है कि it is 22 August 1996, but it is actually 25th of January 1996। ठीक है, this is the case law है Fewest de Lawson versus, अरे इतनी जरूरत तो नहीं है इसमें क्योंकि प्रीलिम्स में इतना केस लॉ नहीं पूछते, बट फिर भी इफ यू वांट टू नो, केस लॉ का नाम है फ्यूअर्स्ट डे लॉसन वर्सेस जिंदल एक्सपोर्ट्स। ठीक है, दिस इज अ केस लॉ ऑफ 2001 सुप्रीम कोर्ट। इसी में हेल्ड किया गया था कि ऑल्दो की एक्ट सेज इट इज ऑफ द डेट ऑफ इन्फोर्समेंट इज 22nd of August 1996, but it is not, it is actually the day of the passing of the ordinance। ठीक है, चलो तो देखो जो हमारा आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सलेशन एक्ट है ऑफ 1996, this is based upon the UN Citral model law। ठीक है, passed in 1986। ठीक है, याद रखना यूएन साइटल, दिस इज यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ। यूएन साइटल का जो मॉडल लॉ था उसी के ऊपर बेस्ड है हमारा। देखोगे अगर सो प्रियम्बल में देखो वहां पर यूएन साइटल का मॉडल लॉ दिखाया है, लिखा है, दिखा, ठीक है, उसी के ऊपर बेस्ड है हमारा मॉडल लॉ। तो जो हमारा डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन हो या इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन हो, दे आर ऑलमोस्ट द सेम, बिकॉज यूएन का जो मॉडल लॉ है वही फॉलो किया है हम लोगों ने। ठीक है, चलो इसमें डेफिनेशंस पे आओ, सेक्शन 2 में आओ, डेफिनेशंस। ठीक है,
ये देखो तुम लोग की बेयर एक्ट में होगा, जहां पर वह प्रियम्बल लिखा होगा उसी के नीचे होगा यहाँ पर। चलो, तो डेफिनेशंस में आओ सेक्शन 2 में, ठीक है। अब सेक्शन 2 में आओगे, सेक्शन 2(1)(1) क्या डिफाइन करती है? आर्बिट्रेशन। But that's not really a definition of arbitration. It says arbitration means any arbitration whether or not administered by permanent arbitral institution. Definition ये एक्चुअली नहीं है यहाँ पर, बट फिर भी अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आए कि द टर्म आर्बिट्रेशन इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2(1)(1), पहला ये इंपॉर्टेंट है। सेकंड देखो, क्लॉज सॉरी 2(1)(a) नॉट 1, 2(1)(a), देन 2(1)(b). 2(1)(b) में किसकी डेफिनेशन है? आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट की, ठीक है। अब देखो, जो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने यहां पर ये किया था, यहां पर हम लोगों ने क्या था कि आर्बिट्रेशन में आप कंसेंट कैसे सिग्निफाई करते हो? बाय एन आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट, ठीक है। सो दैट इज इट। 2(1)(b) जो है वो आपको क्या बताता है? आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट। लेकिन अगर ध्यान से पढ़ोगे तो वहां पर भी आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट डिफाइंड नहीं है, राइट। इट हैज टू बी रेड विद सेक्शन 7, ठीक है। चलो, गो टू सेक्शन 7। सेक्शन 7 में जाओ। सेक्शन 7 जो है वो आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट क्या कहता है? याद रखना कि आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट कैन बी ऑफ 2 काइंड्स। एक जो डिस्प्यूट होने के बाद आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट साइन होता है, पहला। दूसरा वाला, वो पहले से ही आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट साइन कर लेते हैं कि अगर डिस्प्यूट होगा तो वी विल गो इनटू आर्बिट्रेशन, ठीक है। तो दो तरह से होगा। सेक्शन 7 में ये लाइन देखो, एक जगह जहां बोलूं वो अंडरलाइन करो। सेक्शन 7 में देखो लिखा क्या है? certain disputes which have arisen or which may arise, इसे अंडरलाइन करो। which have arisen or which may arise, सेक्शन 7 में मिला उसे। वो पढ़े क्या लगता है? which have arisen मतलब पास्ट डिस्प्यूट्स, और which may arise मतलब फ्यूचर डिस्प्यूट्स। दोनों के लिए आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट साइन हो सकता है। तो डोंट थिंक कि आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट सिर्फ डिस्प्यूट होने के बाद ही साइन होता है, उसके पहले भी साइन हो सकता है, ठीक है। चलो, अब देखो यहां पर याद रखना कि आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट में देयर आर 2 काइंड्स ऑफ आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट, ठीक है। वन कैन बी अ सेपरेट अग्रीमेंट, और देयर कैन आल्सो बी अ क्लॉज इन एन अग्रीमेंट, ठीक है। बैठो। इट कैन आल्सो बी अ क्लॉज इन एन अग्रीमेंट। तो सेपरेट अग्रीमेंट में मतलब एक मेन अग्रीमेंट होगा जिसको हम लोग बिजनेस अग्रीमेंट कहते हैं, दैट विल बी द बिजनेस अग्रीमेंट, जो कि ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है। एंड देन देयर विल बी अ सेपरेट अग्रीमेंट फॉर आर्बिट्रेशन, ठीक है। इसमें पूरी आर्बिट्रेशन की डिटेल्स होती है कि कौन कौन से, कि आर्बिट्रेटर को कैसे अपॉइंट करना है, मीटिंग कहां पर होगी, किस तरह के एविडेंसेस दिए जा सकते हैं, ये सारी चीजें सेपरेट अग्रीमेंट में होती हैं, ठीक है। बट अगर मेन अग्रीमेंट में ही एक क्लॉज है, सपोज देयर इज अ मेन अग्रीमेंट और उसी में देयर इज अ क्लॉज दैट इन केस एनी डिस्प्यूट हैपेंस वी विल गो फॉर आर्बिट्रेशन। बैठिए बैठिए, कहाँ रह गए थे आप लोग? लेट हो गए। चलिए, मेन अग्रीमेंट में एक क्लॉज होगा, इवन दैट इज रेफर्ड टू एन आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट, ठीक है। तो ये याद रखना कि अगर सिर्फ क्लॉज भी है एक अग्रीमेंट में, इट इज स्टिल डीम्ड एज एन आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट, ठीक है। देखो 7 का सबसेक्शन 2 पढ़ो। एन आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट मे बी इन द फॉर्म ऑफ एन आर्बिट्रेशन क्लॉज इन अ कॉन्ट्रैक्ट और इन द फॉर्म ऑफ अ सेपरेट अग्रीमेंट। तो दोनों हो सकता है, क्लॉज भी हो सकता है और सेपरेट अग्रीमेंट भी हो सकता है, दोनों चीजें। अब याद रखना, एन आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट shall always be in writing, ठीक है। देयर कैन बी नो ओरल आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट। अब देखो राइटिंग का मतलब क्या है? आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट मस्ट बी इन राइटिंग, ठीक है। अच्छा, ऑल तुम लोगों में से कितने लोगों ने आर्बिट्रेशन पढ़ा है? मेरे से सचिन ने पढ़ा है बस, लास्ट में। रजिस्टर लाए हो अपना?
किस लिए उस वक्त इतनी मेहनत की थी रजिस्टर बनाने में? तुमने नहीं पढ़ा है ना? तुमने क्या क्या पढ़ा? सीपीसी में आता है वो, सेक्शन 89 के साथ आता है, थोड़ा सा आता है। क्या क्या पढ़ा है तुमने मुझसे? कौन से सब्जेक्ट्स पढ़? बस। हाँ, राधे वाले बैच किए तो फिर तो। हाँ। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट इन राइटिंग, इट कैन बी अ डॉक्यूमेंट। ठीक है, agreement can be a document which is signed by the parties. It can also be letters exchanged or any kind of correspondence including emails. ठीक है, including emails आ सकते हैं। ठीक है, ऑल दे हैव टू डू इज प्रोवाइड अ रिकॉर्ड ऑफ द एग्रीमेंट। जैसे मान लो अगर मैंने एक मेल सेंड किया राधे को, राधे ने उधर से रिस्पॉन्ड किया, मैंने किया, फिर मान लो 10 ईमेल है, 10 ईमेल मिला करके आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बन सकता है, लेकिन आपको पूरा रिकॉर्ड प्रोवाइड करना पड़ेगा उसका। ठीक है, एंड देन थर्ड इज जहां पर कि वन पार्टी alleges that there is an arbitration agreement and the other does not deny, and the other does not deny। यहां पर अगर डिनायल नहीं होगा तो उसे हम लोग क्या मान लेते हैं? एक्स, एडमिशन, एडमिशन। इफ देर इज नो डिनायल इट विल बी डीम्ड एज एडमिशन। ठीक है, तो यहां पर हम लोग मान लेंगे कि यहां पर होगा। एंड देन लास्टली देर विल बी आर्बिट्रेशन बाय रेफरेंस। ऑनलाइन स्टूडेंट्स में कितने लोगों ने मेरे से आर्बिट्रेशन पढ़ा है? कोई दिख भी रहा है? एक भूमिका का नाम मुझे लग रहा है, मे बी शी हैज, भूमिका हैज, राइट? दृष्टि ऑल्सो, हुआ ही नहीं है चरण। निदा, हाँ निदा ने पढ़ा होगा। विपुल ऑल्सो, ओके। याद आ रहा है तुम लोग के रजिस्टर में होगा ये सब कुछ। प्रगति ऑल्सो, वेरी गुड। छाया, ओके चलो, अब कुछ लोग आ रहे हैं। रजनी, ओके चलो। नहीं, क्योंकि मैक्सिमम लोगों ने नहीं पढ़ा है मेरे से आर्बिट्रेशन। देखो आर्बिट्रेशन बाय रेफरेंस में क्या होता है, ये वाला बंद कर दो बेटा, ये वाला बंद कर दो, तुम अपना चला लो। हाँ बस यही ठीक है, ये हाँ ये बंद हो गया। आर्बिट्रेशन बाय रेफरेंस में क्या होता है कि द मेन एग्रीमेंट इट डज नॉट कंटेन अ क्लॉज, इट सिंपली सेज कि अगर कोई डिस्प्यूट होगा तो रेफर टू दैट डॉक्यूमेंट, और वो डॉक्यूमेंट में एक्चुअली आर्बिट्रेशन के डिटेल्स होंगे। तो देयर विल बी अ मेन डॉक्यूमेंट, मेन डॉक्यूमेंट में बस लिखा होगा कि रेफर टू अनदर डॉक्यूमेंट, और वो अनदर डॉक्यूमेंट इज गोइंग टू कंटेन द आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। ठीक है, ये याद रखना, इसको कहते हैं हम लोग आर्बिट्रेशन बाय रेफरेंस। तो द मेन एग्रीमेंट डज नॉट स्पेसिफिकली से कि आर्बिट्रेशन होगा, इट ओनली सेज रेफर टू दैट डॉक्यूमेंट and that document contains the arbitration agreement। तो इसीलिए हम लोग इसे कहते हैं arbitration by reference। that is subsection 5। subsection 5 पढ़ो इसे। हाँ हाँ, एक अग्रीमेंट है मेन एग्रीमेंट। ठीक है, इसमें बोला गया कि अगर कोई, चलो मान लेते हैं ये इसका नाम है डॉक्यूमेंट एक्स। ठीक है, बोला गया अगर कोई डिस्प्यूट होगा तो रेफर टू डॉक्यूमेंट एक्स, बस इतना बोला गया। वो डॉक्यूमेंट एक्स जो है उसमें आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है, ये हो गया आर्बिट्रेशन बाय रेफरेंस। ये है सबसेक्शन 5। देखो Section 5 says the reference in a contract to a document containing an arbitration clause constitutes an arbitration agreement if the contract is in writing and the reference is such as to make that arbitration clause part of the contract। Section 7 का ही subsection 5 देखो, the reference in a contract, clear, that is arbitration by reference। ठीक है, चलो, तो याद रखना कि जब भी आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट का क्वेश्चन आए तो इट मस्ट बी 2(1)(b) रेड विथ सेक्शन 7 होना चाहिए हमेशा। चलो, अब आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में जब हम लोग ये पढ़ते हैं, इसके बाद हम लोगों को पढ़ना होता है कि व्हाट इफ द आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट
मान लेते हैं कि जो मेन कॉन्ट्रैक्ट है, if the main contract which contains the arbitration agreement is void, मेन कॉन्ट्रैक्ट जो है वो void है जिसमें, और उसी में arbitration agreement भी है, is the arbitration agreement also void? अगर मेन कॉन्ट्रैक्ट void है तो मेन कॉन्ट्रैक्ट में arbitration agreement हो सकता है पूरा, ठीक है। अगर मेन कॉन्ट्रैक्ट void है, is the arbitration agreement also void? No, it's not, ठीक है। देखो, नॉट नेसेसरली, गो टू सेक्शन 16 में जाओ। चलो, विपुल ने पढ़ा था मेरे से इसलिए उसने तुरंत आंसर दिया है, ठीक है। देखो 16 में क्लॉज 16(1) में क्लॉज ये देखो क्या लिखा है, एन आर्बिट्रेशन क्लॉज which forms part of a contract shall be treated as an agreement independent of the other terms of the contract, तो अलग से होगा। और क्लॉज बी देखो, a decision by the arbitral tribunal that the contract is null and void shall not entail ipso jure the invalidity of the arbitration clause. Just because the main agreement is void does not mean कि arbitration agreement is also void. नहीं, उसकी अपनी independent existence हो सकती है। Now that would depend upon, इसमें हम लोग यहाँ पढ़ना होता है doctrine of severability, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी कहती है कि इफ द मेन एग्रीमेंट, इफ द मेन कॉन्ट्रैक्ट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द अदर पार्ट्स ऑफ द फ्रॉम द आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, तब हम लोग उसे वॉइड नहीं मानते हैं। लेकिन अगर वो सेपरेट नहीं हो सकता तब हम लोग उसे वॉइड मान लेंगे, ठीक है। चलो, सेक्शन 16 इज प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, फर्स्ट थिंग सेक्शन 16 कंटेन्स द डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी एंड द सेकंड थिंग इट कंटेन्स इज द प्रिंसिपल ऑफ, बताओ जितने लोगों ने पढ़ा है ऑनलाइन में, प्रिंसिपल ऑफ, कोई नहीं, ओके, कॉम्पिटेंस, प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटेंस, राइट, वेरी गुड निदा। सर वेदर सेम इज एप्लीकेबल इन आर्बिट्रेशन क्लॉज? यस प्राक्षी, ऑल्सो फॉर आर एन आर्बिट्रेशन क्लॉज। देखो क्लॉज ए एंड बी, देखो दोनों में आर्बिट्रेशन क्लॉज ही यूज हुआ है, देखो, राइट। प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटेंस, क्या मतलब हुआ इसका? व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटेंस? अरे तुम लोग में से सीबीसी कितने लोगों ने पढ़ा है मेरे से? तुम लोगों ने तो पढ़ा है, तुम्हारा तो चल ही रहा है अभी, तुम लोगों का, तुम्हारा हो चुका। तुम कौन सी बैच में थे? तुम्हारा फेस तो मुझे याद है कि तुम्हारी बैच मुझे याद नहीं आ रही है। अच्छा, ओके, गुरमुख है। देखो डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी कहता है कि अगर सेपरेट कर सकते हो, if it can be separated then it will have an independent existence, ठीक है। तो main agreement is void but the arbitration agreement may still be valid, ठीक है। if it cannot be separated then if the main agreement is void then the arbitration agreement is also void, ये मतलब हुआ। कितने लोगों ने सीपीसी पढ़ा है मेरे से? तुम्हारे लिए आर्बिट्रेशन कंपैरेटिवली इजी होगा, बिकॉज सीपीसी के कई सारे प्रोविजन जो है आर्बिट्रेशन में डायरेक्टली आपको दिख जाएंगे, ठीक है। नॉट बाय दैट नेम, कोई डिफरेंट नेम होगा यहाँ पर, लेकिन हाँ सारे प्रिंसिपल्स वही लगते हैं जो कि सीपीसी वाले हैं। आर्बिट्रेशन को एक्चुअली ऐसे कहीं लिखा तो नहीं है, लेकिन आर्बिट्रेशन इज ऑल्सो मेनली अ प्रोसीजरल लॉ, समझो सीपीसी का ही सिंप्लीफाइड वर्जन है यहाँ पर, ठीक है, राइट। दैट डिपेंड्स चरण, वही तो बता रहा हूं, आप ऐसे सिंपल मत बोलना, वो बोलना कि कैन इट बी सेपरेटेड और नॉट। चलो, प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटेंस, इसका मतलब क्या होता है?
इसका मतलब जो आर्बिट्रेटर है या जो आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल है और द आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल, अगर इनकी कॉम्पिटेंसी को, हाँ, अगर इनकी कॉम्पिटेंसी को चैलेंज किया जाता है तो कौन डिसाइड करता है कि ये कॉम्पिटेंट है या नहीं है? द आर्बिट्रेटर और द आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल इटसेल्फ डिसाइड्स कि मैं कॉम्पिटेंट हूं या नहीं हूं। तो मेरी कॉम्पिटेंसी को डिसाइड करने के लिए मैं ही कॉम्पिटेंट हूं। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटेंस कॉम्पिटेंस। जैसे अगर कोर्ट में भी जब आप चैलेंज करते हो कि द कोर्ट इज नॉट कॉम्पिटेंट या कोर्ट के पास जुरिडिक्शन नहीं है, वो भी आप कोर्ट में ही चैलेंज करते हो और कोर्ट ही डिसाइड करती है कि हम लोग, कि मैं कॉम्पिटेंट हूं या नहीं हूं। सेम प्रिंसिपल यहां पर भी लगता है। आर्बिट्रेटर पार्टीज अपॉइंट करती है ना, उसकी वो खुद ही चेक करता है आर्बिट्रेटर। वही मैं कह रहा हूं कि इवन इफ जैसे कोर्ट में प्रिंसिपल लगता है, वही प्रिंसिपल यहां पर भी लगता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं सीपीसी वाले जो प्रिंसिपल्स है तुम लोग को यहां बहुत काम आएंगे। ठीक है, ओके देखो, आई हैव 2 लेक्चर्स फॉर आर्बिट्रेशन। एक ये, एक और मिलेगा, 2 में मुझे खत्म करना है। मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ऐसे करूंगा तो तुम लोग 15 सेक्शन ही कर पाओगे, बाकी के 80 सेक्शन कैसे करोगे फिर? मेरी कॉम्पिटेंसी मैं ही डिसाइड करूंगा। अगर आर्बिट्रेटर की कॉम्पिटेंसी को चैलेंज किया जाए तो आर्बिट्रेटर ही डिसाइड करता है। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटेंस कॉम्पिटेंस। मेरी कॉम्पिटेंसी को डिसाइड करने के लिए मैं ही कॉम्पिटेंट हूं। चलो चलो चलो, कम बैक टू सेक्शन 2। सेक्शन 2 में आओ वापस। सेक्शन 2(1)(b) हम लोगों ने किया, आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट अभी किया है। देन clause C is arbitral award includes an interim award। देखो सेक्शन 2(1)(c) में आर्बिट्रल अवार्ड इज वेरी सिमिलर। ठीक है, arbitral award is very similar to a decree of a court because it is enforced as a decree of a court। ठीक है, go to section 35। सेक्शन 35 में जाओ। क्या लिखा है? फाइनलिटी ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड्स। याद रखना, ऑल्दो कि हम लोग कहते हैं कि आर्बिट्रल अवार्ड इज फाइनल, बट ऐसा जरूरी नहीं है। इट कैन आल्सो बी एन इंटरिम अवार्ड। जितने लोग का सीपीसी हुआ है तुम लोग को याद है, देयर कैन बी ए प्रीलिमिनरी डिक्री एंड देयर कैन बी ए फाइनल डिक्री। वैसे ही इंटरिम अवार्ड एंड फाइनल अवार्ड यहां पर भी होता है, बिल्कुल वैसे ही। ठीक है, तो सेक्शन 36 में देखो, सेक्शन 36 अगर देखोगे उसमें क्या लिखा है कि एक आर्बिट्रल अवार्ड को वैसे ही ट्रीट किया जाता है एज इफ इट वर अ डिक्री ऑफ अ कोर्ट। सेक्शन 36(1) की जो लास्ट लाइन है वो पढ़ो। सेक्शन 36(1) की लास्ट लाइन, एज इफ इट वर अ डिक्री ऑफ, सीपीसी में ऑर्डर 21 इज इन्फोर्समेंट, सॉरी एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री। सेम वही है। तो आर्बिट्रल अवार्ड को हम लोग कैसे ट्रीट करते हैं? एज इफ इट वर अ डिक्री ऑफ अ कोर्ट। ठीक है, चलो कम बैक टू सेक्शन 2(1)(c)। देखो 2(1)(d) वाली जो डेफिनेशन है उसे याद रखना। सेक्शन 2(1)(t) क्या है? आर्बिट्रेटर। क्या लिखा है? आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल जो है, इट कैन बी अ, क्या लिखा है? इट कैन बी अ सोल आर्बिट्रेटर और अ पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर्स। ठीक है, सो आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन में, सॉरी आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल में, हम लोग ट्राइब्यूनल में का अक्सर क्या सोचते हैं कि ट्राइब्यूनल अगर लिखा है तो एटलीस्ट 3 होंगे, बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ द वर्ड्स ट्राई। राइट, ट्राई का मतलब 3। लेकिन एक्चुअली जो डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू द एक्ट, इट कैन ऑल्सो बी अ सोल आर्बिट्रेटर। ठीक है, याद रखना कि आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल का मतलब सोल आर्बिट्रेटर और अ पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर्स। तो उसने नंबर नहीं डिफाइन किया, 1, 3, 5, 7 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और जहां तक बात है नंबर की, तो नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स कितने होने चाहिए? हाँ, नहीं, नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स कितने होने चाहिए? कितने? सेक्शन 10 में जाओ, गो टू सेक्शन 10। सेक्शन 10 says it can be any number of arbitrators but it should not be an even number। हाँ, देखो सेक्शन 10 ये लिखा है। तो वैभव की बात जो है पार्शली तो सही थी। ठीक है, कि इट शुड बी एन ऑड नंबर, लेकिन इट कैन बी एनी नंबर, 1, 3, 5, 7 जितना भी हो सके, जितना भी हो जाए हो सकता है। जनरली इट इज 1 बट देयर कैन आल्सो बी 3 भी हो सकते हैं। अब यहां पर हाँ, देयर इज नो मैक्सिमम लिमिट बट इट शुड नॉट बी एन
इवन नंबर, इट शुड बी एन ऑड नंबर, ठीक है। तो पहली चीज अपर लिमिट नहीं दी हुई है, दूसरी चीज इट मस्ट बी एन ऑड नंबर, ठीक है, नॉट एन इवन नंबर, दैट इज एन ऑड नंबर। बट एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इफ देयर आर इवन नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स, और अगर इन लोगों ने अगर कोई अवार्ड दे दिया है, इज दैट अवार्ड वैलिड और इनवैलिड? अगर इवन नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स थे, क्योंकि ये सेक्शन 10 कह रहा है कि ऑड होना चाहिए, और हम लोग कह रहे हैं कि अगर मान लो कि इवन नंबर थे और उन लोगों ने अवार्ड दे दिया है, इज दैट अवार्ड वैलिड और इनवैलिड? वैलिड रहेगा पक्का। तो शैल वर्ड यूज है 10 में, सेक्शन 10 में क्या वर्ड यूज है? शैल है या मे है? क्या है? शैल। तो क्या होगा, वैलिड या इनवैलिड? वेरी गुड, the award is still valid, ठीक है। नाउ देयर इज अ केस लॉ अपॉन दिस, कौन सा? के एन मोदी वर्सेस के मोदी, के एन मोदी वर्सेस के मोदी। एंड इसमें बोला गया कि अंडर सेक्शन 4, गो टू सेक्शन 4, सेक्शन 4 में द पार्टीज हैव, so the parties may derogate from any provision of this act, sorry, of this part, not this act, this part, सेक्शन 2 से लेकर के 43 तक। देखो सेक्शन 4 में, देखो गो टू सेक्शन 4, क्या लिखा है? एनी प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट फ्रॉम विच द पार्टीज मे डेरोगेट। तो पार्टीज में डेरोगेट का मतलब क्या है? पार्टीज अगर चाहे तो अग्रीमेंट करके एक्ट के किसी प्रोविजन को साइडलाइन कर सकते हैं। सेक्शन 10 में भी अगर पार्टीज ने एग्रीमेंट कर लिया है कि हमारे 2 ही आर्बिट्रेटर होंगे, तो उन दोनों आर्बिट्रेटर का जो अवार्ड होगा वो कंप्लीटली वैलिड है, ठीक है। याद रखना इसे, राइट। चलो ये वाला केस लो याद रखना, के मोदी वर्सेस के एन मोदी। एक और है एमएमटीसी वाला केस है, बट दिस वन इज मोर रेलेवेंट। चलो, देयर वन इज वन एनपी लोहिया वर्सेस एनके लोहिया, अनदर वन एनपी लोहिया वर्सेस आई थिंक एन लोहिया है, एक मिनट रुक जाओ, एनपी लोहिया वर्सेस एनके लोहिया। both cases much more important from an examination point of view। एनपी लोहिया वर्सेस एनके लोहिया ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये आया है क्वेश्चन पहले, ठीक है। हाँ, दोनों में एक ही चीज हेल्ड की गई थी, मैं ये कह रहा हूं, ठीक है। एनपी लोहिया लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और है एमएमटीसी वाला, वो रिसेंट में आता है थोड़ा सा। चलो, तो सेक्शन 2(1)D में हम लोगों ने देखा, कम टू सेक्शन 2(1)D। 2(1)D का क्या है? आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल। आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल का मतलब सोल आर्बिट्रेटर भी हो सकता है, देयर कैन बी मोर देन 1, 2 मतलब इवन नंबर भी अलाउड है, बट दैट डिपेंड्स अपॉन द अग्रीमेंट ऑफ द पार्टीज, ठीक है। चलो चलो नेक्स्ट, गो टू द 2(1)H में जाओ। 2(1)H किसकी डेफिनेशन है? पार्टी। पार्टी का मतलब क्या है? पार्टी टू एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, ठीक है। बट पार्टी टू एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट जो है, दैट इज नॉट द कंप्लीट डेफिनेशन, बिकॉज वी हैव टू गो टू सेक्शन 8, और सेक्शन 8 बोलता है कि पार्टी टू द आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, वो तो ठीक है, बट जो भी उनके अंडर क्लेम करेगा, क्लेमिंग थ्रू और अंडर हिम। गो टू सेक्शन 8, सेक्शन 8 में जाओ, क्या लिखा है? देखो, इफ अ पार्टी टू द आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट और एनी पर्सन क्लेमिंग थ्रू और अंडर हिम, वहां पर है ये लाइन सेक्शन 8 में। तो इफ अ पार्टी टू द आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट और एनी पर्सन क्लेमिंग थ्रू और अंडर हिम, ये भी पार्टी के अंदर ही आता है, याद रखना। सेक्शन 8 में जो लाइन है, एनी पर्सन क्लेमिंग थ्रू और अंडर हिम, अब देखा जाए तो दे विल नॉट बी ए पार्टी, क्योंकि उनके सिग्नेचर्स नहीं होते आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट पे, राइट। तो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग नहीं आने चाहिए,
बट दे आर अलाउड टू स्टार्ट आर्बिट्रेशन, राइट। जैसे अगर हम लोग क्या कहते हैं, फादर मर गया तो प्रॉपर्टी बेटे के पास चली जाएगी, तो राइट्स एंड लायबिलिटीज भी किसके पास चली गई, बेटे के पास चली गई। एग्जैक्टली वैसे ही यहाँ पर भी होता है। पार्टीज क्लेम, मान लो कि मेरा कोई बिजनेस है और बहुत बड़ा बिजनेस है, और मैंने लेट्स से राधे के बिजनेस से एक आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट कर रखा है, ठीक है। अगर मान लो कल को मैं अपना बिजनेस वैभव तुम्हें सेल कर दूं पूरा का पूरा, तो तुमने तो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट साइन नहीं किया था, राइट। लेकिन तुम भी अभी भी आर्बिट्रेशन चाहो तो स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। दैट इज क्लेमिंग थ्रू और अंडर हिम। जो भी मेरे पास राइट्स एंड लायबिलिटीज थे वो तुम्हारे पास आ गए, ठीक है। तो पार्टी की मीनिंग जो है 21H में बहुत रिस्ट्रिक्टेड है, उसे रेड विथ सेक्शन 8 करना हमेशा, ठीक है। सीपीसी वालों, तुम लोग को लग रहा है कि ऐसा हम लोग सीपीसी में भी करते हैं, रेस जुडिकेटा वगैरह में भी ऐसे आए थे, वही मैं कह रहा हूँ, जिन लोगों का सीपीसी हुआ है तुम लोगों के लिए थोड़ा इजी लगेगा। चलो, देन वी हैव सेक्शन 8। चलो कम टू सेक्शन 8। देखो, whenever an arbitration agreement is signed, ठीक है, and a dispute arises or a dispute has already arisen, पहला काम क्या करना है, you have to go to the court and you have to file an application and get a direction from the court कि आप लोग arbitration start करिए, ठीक है। और कुछ नहीं है, you have to simply file an application to the court and the court will direct you to start arbitration. ठीक है। The court has very little discretion to say no to this, ठीक है। इसको कहते हैं हम लोग, कोर्ट मेक्स अ रेफरेंस फॉर आर्बिट्रेशन। कोर्ट रेफर कर देगी कि आप लोग आर्बिट्रेशन स्टार्ट करिए अपना। कोर्ट के पास यहाँ पर कितना डिस्क्रिप्शन होता है, कोर्ट के पास बस एक डिस्क्रिप्शन होता है, दैट इज कोर्ट हैज टू सी कि प्राइमा फेसाई आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट इज वैलिड और नॉट। ठीक है, हाँ सेक्शन 8 में देखो, सेक्शन 8 का अच्छा लास्ट लाइन देखो, लास्ट लाइन देखो, रेफर द पार्टीज टू आर्बिट्रेशन unless it finds that prima facie no valid arbitration agreement exists, है। तो कोर्ट जो है आपको सेंड कर देगी, बस उसको ये देखना है कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट वैलिड है या नहीं है, ठीक है। दैट इज द ओनली डिस्कशन द कोर्ट हैज। कोर्ट ये नहीं देखेगी कि ये जो डिस्प्यूट है वो आर्बिट्रेबल है भी या नहीं है, ये सारी चीजें कोर्ट नहीं देखती। क्या एक वैलिड आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है या नहीं है, बस इतना ही चेक करती है कोर्ट, ठीक है। चलो, और याद रखना कि ये जब एप्लीकेशन आप फाइल करते हो, इस एप्लीकेशन के साथ आपको आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट की कॉपी फाइल करनी पड़ती है। कॉपी ऑफ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट हैज टू बी फाइल्ड, दैट इज सबसेक्शन 2। देखो सबसेक्शन 2 में देखो, द एप्लीकेशन रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 1 शैल नॉट बी एंटरटेन्ड अनलेस इट इज अकम्पनीड बाय द ओरिजिनल आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट और अ ड्यूली सर्टिफाइड कॉपी देयरऑफ। तो ओरिजिनल तो नहीं सबमिट करता कोई, क्योंकि ओरिजिनल आपने दे दिया तो कॉपी आप थोड़ी रखोगे, आप कॉपी ही सबमिट करते हो, ओरिजिनल अपने पास रखते हैं, ठीक है। हाँ कर सकते हैं, लेकिन करेंगे नहीं ना, वही बात है ना। ओरिजिनली दे देंगे, अपने पास थोड़ी कॉपी रखेंगे, कोर्ट में उस ओरिजिनल का क्या हाल होगा वो क्या पता, ठीक है। बट देखो, एक बात याद रखना कि ऑल्दो दिस इज द जनरल वे ऑफ स्टार्टिंग एन आर्बिट्रेशन, ठीक है। पार्टीज ने आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट साइन कर लिया, ठीक है, डिस्प्यूट अराइज हुआ है, देन दे विल गो टू द कोर्ट फॉर, हाँ दे विल फाइल एन एप्लीकेशन, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट की कॉपी जो है वो फाइल कर देंगे, एंड द कोर्ट विल देन डायरेक्ट देम टू स्टार्ट आर्बिट्रेशन। ऑल द कोर्ट हैज टू डू इज सी कि उनका आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट वैलिड है या नहीं है, ठीक है। बट याद रखना कि ये जो डायरेक्शन कोर्ट देती है इसमें टाइम लग सकता है, बिकॉज कई सारे मामले अगर कोर्ट के पास है तो इसी में टाइम लग सकता है। इसीलिए यहां पर एक और प्रोविजन है कि अगर मान लो कि कोर्ट में टाइम लग रहा है, ये एप्लीकेशन अभी पेंडिंग है, पार्टीज वहीं पर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट आर्बिट्रेशन की जो प्रोसीडिंग्स है वो स्टार्ट कर सकती हैं, ठीक है, अगर उनको लगता है कि टाइम लग रहा है। एंड दैट इज सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 3 में देखो, नॉटविथस्टैंडिंग that an application has been made under subsection 1 and that the issue is pending before the judicial authority, an arbitration may be commenced or continued and an arbitral award made, ठीक है। ये सबसेक्शन 3 जो है ये ऐड किया गया है कि जो कोर्ट डिलेज होते हैं उनकी वजह से आर्बिट्रेशन डिले नहीं होना चाहिए, ठीक है। आर्बिट्रेशन का मेन पर्पस क्या है,
कोर्ट का जो डिले होता है वो हम लोग को नहीं देखना। जो सीपीसी वगैरह तुम लोगों ने पढ़ा है, सीपीसी इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग, काफी कॉम्प्लिकेटेड है। उसी को सिंप्लीफाई करने के लिए कि कोर्ट प्रोसीजर जो टाइम लेते हैं वो ना लगे, इसीलिए हम लोग आर्बिट्रेशन लेकर के आए। अब आर्बिट्रेशन में हम लोग कोर्ट का इंटरवेंशन करते तो हैं, लेकिन कोर्ट का इंटरवेंशन मिनिमल रखा जाता है। ठीक है, गो टू सेक्शन 5। सेक्शन 5 में जाओ। सेक्शन 5 क्या है? एक्सटेंट ऑफ जुडिशियल इंटरवेंशन। कहते हैं कि जुडिशरी वहीं पे इंटरवीन करेगी जहां पर कि ये सेक्शन 2 to 43 कह रहा है, इसके अलावा वो कोई इंटरवेंशन नहीं कर सकती है। ठीक है, बहुत लिमिटेड है। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ फॉर टाइमिंग इन फोर्स इन मैटर्स गवर्न्ड बाय दिस पार्ट, नो जुडिशियल अथॉरिटी शैल इंटरवीन एक्सेप्ट वेयर सो प्रोवाइडेड इन दिस पार्ट। ठीक है, तो सेक्शन 8 ने जैसे बोल दिया कि आपको सिर्फ वैलिडिटी देखनी है, तो जुडिशरी उसके आगे नहीं जा सकती है। ठीक है, चलो, तो इसीलिए सबसेक्शन 3 यहां पर दिया गया है कि अगर एप्लीकेशन पेंडिंग है और पार्टीज को लग रहा है कि टाइम लग रहा है, दे कैन स्टार्ट एन आर्बिट्रेशन अवार्ड, आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग, एंड दे कैन इवन गो ऑन टू मेक एन आर्बिट्रल अवार्ड। वहां पर भी हो सकता है। देखो लास्ट लाइन क्या लिखी है, एन आर्बिट्रल अवार्ड मेड। ठीक है, याद रखना ये चीज दी गई कि कोर्ट में जो डिलेज होते हैं वो चीज ना हो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वी हैव सेक्शन 9। Come to section 9. Section 9 must be read with, बताओ जल्दी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स जिनका हुआ है आर्बिट्रेशन। सेक्शन 9 मस्ट बी रेड विथ 17। वेरी गुड, 17। तुम सचिन जा करके ना आज अपना आर्बिट्रेशन रजिस्टर ढूंढ लेना ढूंढ लेना, क्योंकि ये सब कुछ कराया हुआ है। भूमिका जी ने फटाक से आंसर दिया, किया हुआ है एक्चुअली। क्योंकि दोनों किसकी बात करते हैं? देखो सेक्शन 17 पे जाओ, दोनों किसकी बात करते हैं? इंटरिम मेजर्स की। ठीक है, सेक्शन 9 में इंटरिम मेजर्स बाय कोर्ट और सेक्शन 17 में इंटरिम मेजर्स बाय आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल। ठीक है, याद रखना, दोनों वेरी सिमिलर प्रोविजंस। द डिफरेंस इज यहां पर बाय कोर्ट है और यहां पर बाय आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल है। अब बाय कोर्ट में एक चीज और क्या है, द इंटरिम मेजर्स बाय कोर्ट क्या बोल रहा था मैं? हाँ, ओके, इंटरिम मेजर्स बाय कोर्ट जो हो सकती है ये बिफोर the arbitration proceedings or during the arbitration proceedings or even after the arbitral award has been passed. Award is passed but before enforcement. ठीक है, कोर्ट की जो पावर है इंटरिम मेजर ग्रांट करने की, वो बिफोर द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग है, ड्यूरिंग द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग है, इवन आफ्टर द आर्बिट्रल अवार्ड इज मेड। ठीक है, बट आर्बिट्रल अवार्ड अभी तक इन्फोर्स नहीं हुआ हो तब तक के लिए। ठीक है, as far as arbitral tribunal is concerned, only during the arbitral proceedings. विपुल याद आ रहा है ये सब? तूने तो पढ़ा है। ओके, फॉर्म फिलअप किया या नहीं अभी तुम लोगों ने? अभी नहीं कर दिया? नालायक हो एकदम। तुम लोग को बताया नहीं था मैंने क्लास में? फॉर्म फिलअप नहीं करते जल्दी, और बहुत लेट भी नहीं करते फॉर्म फिलअप। हाँ, तो 15 दिन है ना, 15 दिन का टाइम दिया है। हाँ, वेरी गुड, निदा को याद है निदा को याद है और विपुल को याद है। हाँ, मिड में करना है रजनी। ओके, वेरी गुड। चलो एक चीज बता रहा हूं, अगर जिन लोगों ने फॉर्म नहीं फिलअप किया है, स्टार्टिंग में नहीं करना और एंड में भी नहीं करना। ठीक है, क्यों? स्टार्टिंग में, हाँ, अगर जब इंटरव्यू के टाइम होता है ना तो रोल नंबर वाइज बुलाते हैं, तो तुम्हारा स्टार्टिंग में ही पड़ जाएगा, तुम्हें इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन के लिए टाइम नहीं मिलेगा। और एंड में भी मत करना, बिकॉज एंड में ना, अगर तुम्हारा रोल नंबर एंड में आ रहा है तो इंटरव्यू में
ऐसे एरिया से क्वेश्चन पूछेंगे जहां से कि तुम्हें कोई आइडिया नहीं है, रेंट एक्ट से लेकर के लोकल लॉज पूछना स्टार्ट कर देंगे, बिकॉज उनके क्वेश्चंस खत्म होने लगते हैं और क्वेश्चन सर्कुलेट होने लगते हैं, इसीलिए बीच में किया करो। ठीक है, अगर 7 से लेकर के 22 है तो मैं फिलअप करूंगा कहीं से समवेयर बिटवीन 12 टू 17, इनके बीच में मैं अपना फॉर्म फिलअप करूंगा, ताकि जब मेंस का रिजल्ट आए तो मेरे पास इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करने का टाइम भी हो और मुझे एब्सर्ड एरिया से क्वेश्चन भी ना फेस करने पड़े इंटरव्यू में। ठीक है, एक एग्जांपल बस दे रहा हूं। अरे तो पहुंच जाए तो क्या अभी से ही तुम वो कर रहे हो? सर पहले बताते। कितनी बार, अरे कितनी बार ये चीज मैं बता चुका हूँ क्लास में। अब आई डोंट नो, देखो मैं बता रहा हूँ, मेरे यूपी जुडिशरी का मैं बता रहा हूँ। देखो 13 जून को मेंस का रिजल्ट आया और 21 जून से इंटरव्यू स्टार्ट था और दैट वेंट ऑन टिल 17 जुलाई या 16 जुलाई, दोनों में से कोई एक था। अब देखो 13 को आया और 21 को ही इंटरव्यू स्टार्ट था। ठीक है, अब देखो यहां से तुम जाओगे, चलो यहां तो नहीं जाना, तुम्हें दिल्ली में ही रहना है, बट 21 जून में आपको डॉक्यूमेंट वगैरह इकट्ठा करने में, सबका टेस्ट कराने में बहुत टाइम लगेगा आपको। ठीक है, एक दिन तो उसमें जाएगा ही जाएगा। ठीक है, और मॉक इंटरव्यूज भी जो है कोचिंग वगैरह अरेंज कराती है तो वो वीकेंड्स पे ही करा देंगे, वो बीच डे में कभी नहीं अपनी क्लासेस कैंसिल करके कराएंगे। ठीक है, इसीलिए तुम मैक्सिमम यहाँ एक मॉक दे सकते थे। ठीक है, बट मेरा कहाँ पड़ा था, मेरा इंटरव्यू पड़ा था 3 जुलाई को, राइट इन द मिडल। ठीक है, इसीलिए कह रहा हूँ, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ ये चीज। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, तुम लोग को कहानी बताई थी मेरे साथ एक फ्रेंड था, ही यूज्ड टू, वो रात में 12 बजे फॉर्म फिलअप करने बैठ जाता था फर्स्ट डे को, उसको रोल नंबर 1 चाहिए होता था, उसको फिर भी रोल नंबर 8 ही मिला था। और जब हम लोगों ने ये यूपीएससी की बात है, जब इंटरव्यू में अपियर हो रहे, उसका फर्स्ट डे पर फर्स्ट आवर फर्स्ट इंटरव्यू उसी का था। और हम लोग आराम से 15 दिन बाद हमारा इंटरव्यू था, हम लोग आराम से मॉक वॉक दे रहे, सब पढ़ाई कर रहे थे। तो ये एक्सपीरियंस समझो। ठीक है, कि फॉर्म कभी भी स्टार्टिंग में नहीं फिलअप करना चाहिए और कभी भी एंड में भी नहीं करना चाहिए। अगर 15 दिन का टाइम है तो समवेयर बिटवीन 7 टू 10 डे इसके बीच में फॉर्म फिलअप करना। ठीक है, प्रीवियस स्लाइड लो। नहीं वहां पर ऑनलाइन में किसी को चाहिए। अब मैंने तो ये बात क्लास में बताई है बात गुरुमुख, तुम्हें क्या लग रहा है तुम इंटरव्यू में नहीं अपियर होगे? यार सपना दिखा रहे हैं सर, बताओ। चलो, नहीं ये सब चीजें आपको एक्सपीरियंस से ही समझ में आएंगी, ये अभी कभी आप कहीं बुक में पढ़ के आप नहीं समझ सकते। हम लोगों ने, मैंने दिए है ना इंटरव्यू, इसलिए बता रहा हूँ। चलो, सेक्शन 9 एंड 17 कम टू द बेयर एक्ट। वही वही तो फिर सपना क्यों दिखा रहा, नालायक कहीं के। चलो, इंटरिम मेजर्स। अब सेक्शन 9 एंड 17 में दोनों ओपन करके रखना और बैक एंड फोर्थ जैसे मैं बोलूं देखते रहना दोनों। देखो वर्ड टू वर्ड जो प्रोविजंस है वो एकदम सेम है। देखो सेक्शन 9 में देखो क्लॉज 1 क्या कहता है, फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ गार्जियन फॉर अ माइनर और अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड फॉर द पर्पस ऑफ आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स। 17(1) में देखो क्या लिखा है, वही है, सेम टू सेम है। इवन आप कोई भी क्लॉज भी उठा लो, सेक्शन सब क्लॉज 2 का भी क्लॉज ए बी सी, आप 9 में पढ़ो 17 में पढ़ो, दोनों वर्ड टू वर्ड सेम मिलेंगे तुम्हें, सेम है बिल्कुल। इवन ये देखोगे कि सेक्शन 9 में देखो क्लॉज डी जो है 9(1)(2) डी, इंटरिम इंजंक्शन और अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर। ये देखो सेक्शन 17(1)(2) डी क्या लिखा है, इंटरिम इंजंक्शन और द अपॉइंटमेंट ऑफ अ रिसीवर। वो सेम टू सेम वही है। अब जितने लोग का सीपीसी कंप्लीट हो चुका है, अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर या इंटरिम इंजंक्शन, याद है तुम लोग का हो जाएगा, तुम लोग का तो अभी नहीं आया, तुम लोग का अभी तो अपीयरेंस ही स्टार्ट हुआ है, अभी ऑर्डर 9 स्टार्ट हुआ है। तो इसीलिए सीपीसी वालों जिनका हुआ है तुम लोगों के लिए ये याद रखना इजी होगा। बट याद रखना 9 एंड 17 से जो क्वेश्चंस आते हैं वो सिंपल ही आते हैं, ज्यादा वो नहीं आते, कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस नहीं आते यहाँ से। बट तुम्हें बस ये याद रखना है कि हाँ इसमें क्या लिखा है, बिफोर ड्यूरिंग और इवन आफ्टर द अवार्ड बट बिफोर द इन्फोर्समेंट ऑफ द अवार्ड। इसमें ओनली ड्यूरिंग द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स, इसमें आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल करती है और इसमें कोर्ट करती है। ठीक है, चलो चलो कम टू सेक्शन 10। सेक्शन 10 इज नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स, ये हम लोग कर चुके हैं, आई डोंट थिंक यहां पर करना है। अब देखो सेक्शन 10 में क्या लिखा है, द पार्टीज आर फ्री टू अग्री ऑन अ नंबर ऑन द नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स प्रोवाइडेड कि वो नंबर ऑड नंबर होना चाहिए। अगर पार्टीज अग्रीमेंट नहीं कर पाती
तब सबसेक्शन 2 आता है, और सबसेक्शन 2 क्या कहता है, सोल आर्बिट्रेटर होगा। पार्टीज अग्री कर गई, देयर कैन बी एनी नंबर, अगर वो अग्रीमेंट नहीं कर पाते तो सोल आर्बिट्रेटर होता है। ठीक है, चलो सेक्शन 10 का सबसेक्शन 2। अब यहां से हमारा स्टार्ट होता है अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर्स, अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल। नाउ दिस इज अ बिग टॉपिक। ठीक है, अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल। अपॉइंटमेंट में अगर पार्टीज अग्री कर जाती है, वेल एंड गुड, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर पार्टीज अग्री नहीं करती हैं, तब क्या होगा, दैट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, अगर देखो याद रखना कि कोई भी प्रोविजन आर्बिट्रेशन एक्ट का वो ऐसे स्टार्ट होगा, सब्जेक्ट टू द अग्रीमेंट ऑफ द पार्टीज, या फिर सेक्शन 4 में क्या लिखा है, द पार्टीज में अग्री टू डेरोगेट फ्रॉम एनी प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट। तो एक तरफ आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट रहेगा और एक तरफ हमारा एक्ट रहेगा। ठीक है, और याद रखना कि पार्टीज ऑलमोस्ट एनी प्रोविजन को वो नलिफाई कर सकती है बाय द आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट। ठीक है, जहां पर आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट नहीं होगा वहीं पर हमें एक्ट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये याद रखना। इसीलिए यहां पर देखो, बेस्ट एग्जांपल सेक्शन 10 में ही है। सेक्शन 10 में सबसेक्शन 1 कहता है इफ द पार्टीज अग्री, तब तो वो कोई भी नंबर हो सकता है। इफ द पार्टीज डोंट अग्री, तब हाँ, तब हमारा सोल आर्बिटर होगा। वन एग्जांपल की अग्रीमेंट अगर है तो पार्टीज वही प्रिवेल करेगा, अगर नहीं है तो एक्ट प्रिवेल करेगा। ठीक है, और यही चीज हमारी सेक्शन 11 के भी सबसेक्शन 1 में देखो मिलेगी। वेरी गुड रजनी, रजनी ने वो लाइन लिख दी जो मैं अपने क्लास में बोलता हूं, दी अग्रीमेंट इज सुप्रीम एंड द एक्ट इज सेकेंडरी। देखो सेक्शन 11 का सबसेक्शन 1 देखो, यही लाइन है वहां पर भी, इट कैन बी ऑफ एनी नेशनैलिटी, ये एक्ट का प्रोविजन है, अनलेस अदरवाइज अग्रीड बाय द पार्टीज। तो पार्टी से अग्रीमेंट जो है वो इस चीज को नलिफाई कर सकता है। तो ये थीम जो है ये बार बार आएगी कि अग्रीमेंट जो है वो ओवरराइड कर देगा एक्ट के प्रोविजंस को। ठीक है, चलो अब देखो यहां पर सबसेक्शन 2 क्या लिखा है, सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 6 द पार्टीज आर फ्री टू अग्री ऑन अ प्रोसीजर फॉर अपॉइंटिंग द आर्बिट्रेटर और आर्बिट्रेटर्स। अगेन पार्टीज अगर चाहे तो कोई भी प्रोसीजर वो अपना सकती है। द थिंग दैट मैटर्स इज कि व्हाट इफ द पार्टीज डोंट अग्री। ठीक है, पार्टीज डोंट अग्री ऑन अ प्रोसीजर। सपोज मान लो कि हम लोग कह रहे हैं पार्टीज डोंट अग्री ऑन द नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स। यहां पर क्या होता है, सोल आर्बिट्रेटर आ जाता है, राइट। ठीक है, अच्छा तो ये चीज याद रखना कि पार्टीज ये कह रहे हैं कि नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स कितने होने चाहिए, ये डिफरेंट चीज है। और पार्टीज का ये कहना कि आर्बिट्रेटर कौन होगा, वो कैसे अपॉइंट करेंगे, वो डिफरेंट चीज है। ठीक है, मैं कह रहा हूं एक आर्बिट्रेटर होना चाहिए, ये अलग बात है। उस आर्बिट्रेटर को हम लोग अपॉइंट कैसे करेंगे, ये दूसरी चीज है। ठीक है, तो द प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट मे बी डिफरेंट। तो द प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट इज सेपरेट। वेरी गुड विपुल, तुम लोगों ने बैक ईयर के पेपर्स किए, विपुल रजनी, जितने लोगों ने पढ़ा है, भूमिका, बैक ईयर के पेपर्स किए थे आर्बिट्रेशन वाले जो परीक्षा बंधन से मैंने बोले थे, हो रहे हैं, क्वेश्चंस हो जा रहे हैं, आंसर ओके। सीपीसी वालों या टीपीए वालों, कहा तो था तुम लोगों ने किया नहीं होगा, नालायकों, करते हैं। टीपीए वगैरह वाले किए थे, हो जा रहे थे, हो रहे थे। टीपीए वाला भी करो बेटा, वरना फिर वही बात है, रिवीजन नहीं करोगे सब भूल जाओगे फिर। ऑल डन, ओके वेरी गुड निदा। बैक ईयर पेपर्स आर द बेस्ट गाइड कि कैसे क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एग्जाम में। ठीक है, अब देखो मान लो कि पार्टीज दे अग्री कि हमारे पास एक आर्बिट्रेटर होना चाहिए। ठीक है, बट दे कैनॉट अग्री कि हु इज गोइंग टू बी द आर्बिट्रेटर, कैसे अपॉइंट करना है आर्बिट्रेटर को। यहां पर इफ दे कैनॉट अग्री, तो अच्छा पहले देखते हैं, इफ दे कैन अग्री तो आर्बिट्रेशन, तो अपॉइंटमेंट विल बी मेड बाय द अग्रीमेंट। ठीक है, इफ दे अग्री, अग्रीमेंट है तो आप उसी के अकॉर्डिंग चलोगे। लेकिन सेक्शन 11 वहां आता है जहां पर कि वो अग्री नहीं कर पाते। ये अग्री कर रहे हैं कि एक आर्बिट्रेटर होना चाहिए, लेकिन कैसे अपॉइंट करेंगे ये अग्री वो नहीं कर पाते। इफ दे कैन अग्री देन अकॉर्डिंग टू द अग्रीमेंट, नॉट ऑडिबल,
क्या बोलूं, आ गई, राइट, ओके। हाँ, जितने पुराने स्टूडेंट्स हैं तुम लोग को पता होगा, मेरी क्लास में कुछ ना कुछ होता ही रहता है हर बार। हाँ, भूकंप तक आ जाता है, बताओ, आग लग जाती है, हाँ, कुछ नहीं, लाइट चली जाती है, कभी कभी तो बोर्ड ही ऑफ हो जाता है। ऑलवेज, और किसी टीचर के क्लास में हो ना हो, मेरी क्लास में जरूर होता है। काला जादू किसी ने किया है ना विपुल। चलो, सो देखो, मैं कह रहा हूं कि दोनों डिफरेंट चीजें हैं। डोंट अग्री ऑन द नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर, देन देयर इज गोइंग टू बी द सोल आर्बिट्रेटर, ठीक है। बट इफ द पार्टीज अग्री, तो उनका अग्रीमेंट ही चलेगा, ठीक है। अगर मान लो पार्टीज अग्री करती हैं कि एक होना चाहिए या तीन होना चाहिए, चाहे जितने भी, बट दे कैन नॉट अग्री कि कौन बनेगा, ठीक है। अगर वो अग्री कर रही हैं तो वहां पर भी अकॉर्डिंग टू द अग्रीमेंट अपॉइंटमेंट होगा। बट व्हाट इफ दे डोंट अग्री, इफ दे डोंट अग्री, ठीक है। याद रखो कि जब भी हम लोगों के सामने ये सिचुएशन आएगी कि द पार्टीज कैन नॉट अग्री कि हु इज गोइंग टू बी द आर्बिट्रेटर, वहां पर पहली चीज हम लोग क्या चेक करते हैं कि वो लोग किस चीज पर अग्रीमेंट में हैं। वो अग्रीमेंट में किसमें कि नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स कितने होंगे, ठीक है। अगर नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स, ठीक है, अगर नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स 1 है या फिर नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स 3 है, ठीक है। पहले हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स 3 वाला, ठीक है। इसमें क्या होगा, जैसे मान लो एक पार्टी है एक्स, दूसरी पार्टी है वाई, ये अपना एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर देती है और वाई अपना एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर देगी, और ये दोनों आर्बिट्रेटर्स मिल करके एक थर्ड आर्बिट्रेटर को अपॉइंट कर देते हैं, ठीक है। पार्टी ने अपना अपना आर्बिट्रेटर अपॉइंट, नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स कितने हैं 3, एक्स ने अपना अपॉइंट कर दिया, वाई ने अपना अपॉइंट कर दिया, और दोनों अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर्स ने थर्ड आर्बिट्रेटर को अपॉइंट कर दिया, ठीक है। दिस थर्ड आर्बिट्रेटर इज नोन एज द प्रिजाइडिंग आर्बिट्रेटर, ठीक है। सबसेक्शन 3 पढ़ो, गो टू सबसेक्शन 3, उसी का सेक्शन 11 का है सबसेक्शन 3। क्या ये लिखा है, ईच पार्टी शैल अपॉइंट वन आर्बिट्रेटर एंड द अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर शैल अपॉइंट अ थर्ड वन हु विल बी नोन एज द प्रिजाइडिंग आर्बिट्रेटर, राइट। 3, सेक्शन 11 का है सबसेक्शन 3, राइट। अब ये तब, देखो ये तब जब दोनों आर्बिट्रेटर्स अग्री कर रहे हो किसी नेम पर, राइट। अगर मान लो कि ये दोनों ही अग्री ना कर पाए, जरूरत तो पड़ेगी ही, क्योंकि 3 है तो तीसरे की जरूरत पड़ेगी आपको। नहीं, मैं कह रहा हूं, देखो, अगर देखो 3 आर्बिट्रेटर्स हैं, पार्टीज एग्री नहीं कर पा रहे कि 3 आर्बिट्रेटर कौन होंगे, तो वहां पर पार्टी से कहा जाएगा आप अपना अपना अपॉइंट कर दीजिए, एंड द थर्ड आर्बिट्रेटर विल बी अपॉइंटेड बाय द टू दिस वन, ठीक है। बट अगर यही दोनों अग्री नहीं कर पाए कि थर्ड आर्बिट्रेटर कौन होगा, राइट, तो ऐसा नहीं कि नहीं जरूरत पड़ेगी, जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। क्वेश्चन ये होता है कि अब इसे कैसे अपॉइंट करें, राइट। अब देखो यहां पर हम लोग अगर देखा जाए, वेरी गुड ऋषिका, यहां पर देखा जाए तो हम लोगों को एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करना पड़ेगा, ठीक है। और वही चीज यहां पर भी है, यहां पर भी हम लोग क्या करना है, एक ही आर्बिट्रेटर अपॉइंट करना है। इसीलिए इसके लिए भी और यहां पर भी सिमिलर प्रोविजंस दिए हुए हैं, ठीक है। एंड द प्रोविजन इज, दोनों के लिए एक ही है, जैसे कि यू हैव टू अप्रोच अ सुप्रीम कोर्ट डेजिग्नेटेड आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन फॉर इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन। अगर इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन है तो सुप्रीम कोर्ट डेजिग्नेटेड आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन के पास जाओगे, लेकिन अगर वो डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन है, किसके पास जाओगे, हाई कोर्ट, ठीक है। चलो,
sorry, high court designated institution, not designated arbitral institution. Commercial arbitration. This is subsection 4. Go to subsection 4. देखो इसमें क्या लिखा है. देखो इसमें क्लॉज ए लिखा है, a party fails to appoint an arbitrator within 30 days from the receipt of request to do so. तो पार्टीज अपॉइंट नहीं कर पाते, they cannot agree. या फिर क्लॉज बी, the two appointed arbitrators fail to agree on the third arbitrator within 30 days. Then उसके बाद वो क्या लिखा, the appointment shall be made on an application of the party by the arbitral institution designated by the Supreme Court in case of international commercial arbitration. है वहां पर लिखा हुआ, and or by the High Court in case of arbitration other than international commercial arbitration as the case may be. That is domestic arbitration. International के लिए Supreme Court, domestic के लिए High Court. देखो सबसेक्शन 3 जो है वो कहता है कि अगर ये दोनों एग्री कर जाते हैं तब, अगर एग्री नहीं करते तब सबसेक्शन 4 में जाना पड़ता है हम लोगों को. बी वाले में लिखा है, द क्लॉज ए वाला ये वाला बात कर रहा है इसके लिए, और क्लॉज बी जो है वो इसकी सिचुएशन की बात कर रहा है कि अगर इसको अपॉइंट नहीं कर पाए तो. ठीक, चलो राइट. सो ये याद रखना कि दिस इज द ओके. हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो गुरमुख, लेकिन यहां पर उसकी जरूरत नहीं है हम लोगों को. चलो अब देखो, ये जो अपॉइंटमेंट जो हम लोग कह रहे हैं एप्लीकेशन फाइल करते हैं सुप्रीम कोर्ट डेजिग्नेटेड इंस्टीट्यूशन में, वो एप्लीकेशन गो टू सबसेक्शन 3, सॉरी सबसेक्शन 13. सबसेक्शन 13 क्या लिखा है, कितने दिन के अंदर होनी चाहिए एप्लीकेशन, डिसाइड कर दो कितने दिन के अंदर. सबसेक्शन 13 में देखो, विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस ऑन दी ऑपोजिट पार्टी. तो जब आप एप्लीकेशन फाइल करोगे, सपोज अगर इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन है, आपने सुप्रीम कोर्ट डेजिग्नेटेड आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन के सामने अगर आपने फाइल किया है, तो दैट इंस्टीट्यूशन हैज टू डिसाइड द एप्लीकेशन विद इन 30 days. Decide the application within 60 days लिखा है 13 में. अच्छा, आपकी बैराक कब की है, 19 से पहले की होगी, पुरानी है बिल्कुल, इसीलिए 19 में अमेंडमेंट हो गई थी, अब वो 30 days है. वैशाली एंड विपुल, तुम दोनों की बैराक कब की है. देखो 2019 में अमेंडमेंट हो चुकी है अपनी. वैशाली एंड विपुल गूगल वाली है सर. ओके ऑथेंटिक है, डोंट वरी. इट्स 30 days, 2019 में अमेंडमेंट हो चुकी है. चलो सबसेक्शन 14 में जाओ. आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल को जो फी मिलती है, मॉडल फी, वो 4 शेड्यूल में दी हुई है जैसे द गाइडलाइन. वहां पर भी वो मैंडेटरी नहीं है, बट जो मॉडल फी है दैट इज इन द 4th शेड्यूल. ठीक है, चलो नाउ अभी तक हम लोग पार्टीज के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं आर्बिट्रेशन. ठीक है, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट साइन किया, कोर्ट के पास गए, अब हम लोग आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर रहे हैं. अभी तक आर्बिट्रेटर कौन होगा इसके पर हम लोगों ने कोई डिस्कशन नहीं किया है. पहली चीज, फर्स्ट क्वेश्चन, क्या आर्बिट्रेशन एक्ट कहीं कहता है कि आर्बिट्रेटर के क्या क्वालिफिकेशंस होने चाहिए, कहीं बोला है, जल्दी बताओ. हाँ क्या होना चाहिए, एडवोकेट आर्बिट्रेटर होना चाहिए. अच्छा, अगर मान लो कि किसी डॉक्टर ने कुछ गलत ऑपरेशन कर दिया था, ठीक है,
अब उसमें तुम एडवोकेट को आर्बिटर बनाओगे, है ना? नहीं, वो एक्सपर्ट होना चाहिए ना उस फील्ड में, कोई भी। हाँ, क्यों नहीं, रास्ते में पकड़ लाओ किसी को, आप भाई चल भाई आर्बिट्रेशन कर दे हमारे अरे 150 ले लियो तो क्या करना है देखो, the arbitration act does not give any kind of qualification, it leaves it to the parties, ठीक है? हाँ, सब क्लॉज 8 में है, नहीं 11 का 8, इट लीव्स इट टू द पार्टीज, ठीक है? देखो एक्चुअली अगर देखोगे ना तो एक जगह उन लोगों ने ट्राई किया था इसके लिए, ठीक है? शैल हैव एनी क्वालिफिकेशंस, सबसेक्शन 8 में जो दिया हुआ है दैट्स इन अ वेरी डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि हम लोग का सेक्शन 12 में चलना है। गो टू सेक्शन 12, देखो ग्राउंड्स फॉर चैलेंज, उसमें अगर देखोगे, हाँ 8 शेड्यूल वाज, ओके शेड्यूल लिख लो चरण, शेड्यूल ही बेटा, और कुछ नहीं लिखा है। Act does not prescribe any kind of qualification. They tried it once, but they removed it. ठीक है? और इन लोगों ने 8 शेड्यूल ऐड किया था, 8 शेड्यूल, जिसमें कि उन लोगों ने क्वालिफिकेशंस दी थी, ठीक है? क्वालिफिकेशंस ऑफ एन आर्बिट्रेटर, ठीक है? बट दिस वाज लेटर ऑन रिपील्ड, ठीक है? ये अमेंडमेंट से याद रखना, ओरिजिनल में भी नहीं था, ये अमेंडमेंट से आया था, अमेंडमेंट ऑफ 2019, and then it was repealed by the amendment of 2021 और I think मार्च 2021 में हुआ था, as far as I can remember, मार्च 2021 में 8 शेड्यूल was omitted। उन लोगों ने ट्राई किया क्वालिफिकेशंस डालने का, बट इट was omitted later on। ओरिजिनल एक्ट में नहीं था, बीच में अमेंडमेंट करके लाए, बट फिर उस अमेंडमेंट को डिलीट कर दिया। तो ये याद रखना कि आर्बिट्रेटर की जो क्वालिफिकेशन है दैट इज लेफ्ट टू द पार्टीज। एक्ट, हाँ हाँ कोई भी हो सकता है, लेकिन हाँ ओके, वैशाली का भी यही क्वेश्चन है कि सब तो कोई भी आर्बिट्रेटर हो सकता है। यस, एनीवन कैन बी एन आर्बिट्रेटर, यू डोंट नीड टू बी क्वालिफाइड फॉर इट, ठीक है? बट पार्टीज जो है वो दे आर नॉट इडियट्स कि किसी को उठा के पकड़ के ले आओ, दे वुड वांट अ पर्सन हु इज एन एक्सपर्ट इन दैट फील्ड, राइट? इसीलिए पार्टीज के ऊपर छोड़ दिया गया है। अब एक्ट नहीं बोलता कि क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उसके पास, ठीक है? क्वालिफिकेशन पे दोनों पार्टीज में से कोई एग्री नहीं कर, हाँ हाँ नहीं, आर्बिट्रेशन एग्री, कोर्ट किसे अपॉइंट करेगी? जो भी उसे लगता है उसमें एक्सपर्ट होगा वो, हाँ वो भी उसी को करेगा। मतलब अगर मान लो कि लेट्स, जो मैं कहता हूँ मेडिकल नेग्लिजेंस का केस है, वहां पर आप एडवोकेट को नहीं अपॉइंट करोगे, वहां पर किसको अपॉइंट करोगे? जो कि सीनियर डॉक्टर हो। अगर मान लो कि स्पेस से रिलेटेड कुछ है, या फिर मान लो एडवोकेट से रिलेटेड कुछ है, वहां पर आप डॉक्टर को नहीं अपॉइंट कर दोगे, वहां पर कोई एडवोकेट होगा उसे ही अपॉइंट करोगे। ये चीज लेकिन एक्ट नहीं कहता, दिस इज मोर लाइक कॉमन सेंस बिटवीन द पार्टीज, वो किस पे अग्रीमेंट कर लेते हैं, ठीक है? और आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन भी यही काम करेगी। चलो, तो अब याद रखना कि जब भी अपॉइंटमेंट होता है, क्वालिफिकेशन तो जरूरी नहीं है, याद रखना, ठीक है? लेकिन आर्बिट्रेटर के ऊपर 2 बर्डन होते हैं। आर्बिट्रेटर हैज 2 बर्डन्स, कौन कौन से? ही हैज टू डिक्लेयर दैट ही इज इंडिपेंडेंट और impartial, ठीक है? And he also has to give a declaration that he will finish the arbitration within 12 months, ठीक है? 2 डिक्लेरेशन से देनी पड़ती है कि मैं इंडिपेंडेंट या इम्पार्शियल हूं, और दूसरा कि मैं 12 मंथ्स में आपकी आर्बिट्रेशन को फिनिश कर दूंगा। ही हैज टू डिक्लेयर, सपोज मान लो कि एक आर्बिट्रेटर जो है दूसरे वन ऑफ द पार्टीज का लेट्स से फैमिली मेंबर है, अगर वो फैमिली मेंबर है तो देयर विल बी अ डाउट रिगार्डिंग हिज इंडिपेंडेंस और इम्पार्शियलिटी, राइट? डाउट रेज हो जाएगा, उसी को हम लोग कहते हैं
justifiable doubts regarding his independence or impartiality. ठीक है, तो उसे ये डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी कि देयर इज नो डाउट रिगार्डिंग माय इंडिपेंडेंस और impartiality. Now, what can be the instances where there can be justifiable doubts regarding his independence or impartiality? क्या हो सकते हैं वो, बताने की जरूरत नहीं है, डोंट वरी. गो टू द फिफ्थ शेड्यूल. फिफ्थ शेड्यूल में जाओ. जिनके पास यूनिवर्सल की बेयर एक्ट है, दैट इज ऑन पेज नंबर 65 आई थिंक. देखो, अच्छा किसी के पास नहीं है, सबके पास अलग अलग है. उसके पास अलग है, तुम्हारे पास अलग है, कुछ लोग तो फोन पे ही है. चलो देखो, क्या है शेड्यूल 5 में, द फॉलोइंग ग्राउंड्स गिव राइज टू जस्टिफाइबल डाउट्स एज टू द इंडिपेंडेंस और इम्पार्शियलिटी ऑफ आर्बिट्रेटर्स. मिला बेटा, सेवेंथ है, और चलो ये सिक्स्थ है, और इसके पहले ये फिफ्थ होगा, ये फोर्थ है, इससे आगे चलो एक और तो चिपका हुआ है, ये रहा फिफ्थ, जस्टिफाइबल डाउट्स. ठीक है, ये वो इंस्टेंसेस हैं जो कि जहां पर की जस्टिफाइबल डाउट्स हो सकते हैं. सो बिफोर यू गो टू द एग्जाम, गो फॉर द एग्जामिनेशन, एक बार ये लिस्ट देख करके जाना. ठीक है, जस्ट रीड इट, याद करने की, मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है. वही आएगा, फैमिली मेंबर है, या फिर आपने उस कंपनी में शेयर परचेज कर रखे हैं, या आपने पहले आर्बिट्रेशन किया था, या आप पहले इनके इन हाउस काउंसिल रह चुके हैं, या आप इनके कहीं ना कहीं हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में या किसी भी कोर्ट में आपने इन्हें रिप्रेजेंट किया है पहले. ऑल ऑफ देम विल बी जस्टिफाइबल डाउट. देखो दो तीन मैं बता रहा हूं. देखो हाँ, देखो रिलेशनशिप वाले में आओ, इसमें आओ, नंबर 9 में देखो, नंबर 9 देखो, द आर्बिट्रेटर हैज अ क्लोज फैमिली रिलेशनशिप, राइट. ऐसे ही 17 देखो, 17, द आर्बिट्रेटर होल्ड्स शेयर्स इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. और 20 देखो, द आर्बिट्रेटर हैज विद इन द पास्ट 3 years सर्व्ड एज काउंसिल. ठीक है, सो एक बार बस इसे देख के जाना, ऑल्दो कि मोस्ट ऑफ देम आर कॉमन सेंस, बट फिर भी एक बार देख करके जाना इसे. ठीक है, एंड देन वी हैव द सिक्स शेड्यूल. सिक्स शेड्यूल में देखो, सिक्स शेड्यूल में उसे ये देना पड़ता है. देखो, सो दिस इज, ये वाला पार्ट जो है, यहां पर ध्यान दो, दिस इज इंडिपेंडेंट इम्पार्शियलिटी. ये है हमारा फिफ्थ शेड्यूल इसका. और जो 12 मंथ्स में मैं फिनिश कर दूंगा, ये वाला है सिक्स शेड्यूल में, राइट. देखो सिक्स शेड्यूल में देखोगे, वहां पर देखो, वहां पर क्या लिखा है, सरकमस्टांस. देखो उसके बाद पहले ऊपर नेम कॉन्टैक्ट, हाँ लास्ट में लिखा है ना, circumstances which are likely to affect your ability to devote sufficient time to the arbitration and in particular your ability to finish the entire arbitration within 12 months. ठीक है, तो ये कहां पर है, सिक्स शेड्यूल में है. देखो these are both part of section 12. देखो फिफ्थ शेड्यूल के नीचे भी देखोगे सेक्शन 12 लिखा होगा, और सिक्स शेड्यूल के नीचे भी सेक्शन 12 लिखा है. ठीक है, तो एक बार, सिक्स शेड्यूल तो नहीं, लेकिन जाने से पहले, मतलब प्रीलिम्स के पहले एक बार फिफ्थ शेड्यूल को जस्ट गिव इट अ रीडिंग. ठीक है, यहां से क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे तो 4 ऑप्शन दे देगा कि विच ऑफ दीज कैन बी जस्टिफाइबल डाउट्स एज टू द इंडिपेंडेंस और इम्पार्शियलिटी ऑफ द आर्बिट्रेटर. तुमने अगर पढ़ रखा है वहां पर, तुम अब पूरे 37 तो तुम्हें नहीं याद रहेंगे, बट अगर पढ़ रखा है तुम बता दोगे कि ये नहीं होगा. ठीक है, चलो. मिनिमम अमाउंट, मिनिमम अमाउंट ऑफ, चरण किस चीज की बात कर रहे हो, डिस्प्यूट की. थोड़ा क्लैरिफिकेशन दो चरण, तब मैं बताऊं. सो सेक्शन 12, कम बैक टू सेक्शन 12 इज ग्राउंड्स फॉर चैलेंज. ठीक है, अब याद रखना, उसमें सब सेक्शन 3 पे आओ. An arbitrator may be challenged only if circumstances exist that give rise to justifiable doubts. है वहां पर. तो सेक्शन 12 में वापस आओ और सेक्शन 3 में जाओ. डिस्प्यूट के रिगार्डिंग जो वैल्यू है उसकी, वो चरण उसकी बात कर रहे हैं, वैल्यू की. देयर इज नो मिनिमम अमाउंट, ऐसा कुछ भी नहीं है. इट मे एज वेल बी अ लीगल डिस्प्यूट, बिल्कुल हो सकता है.
कोई मिनिमम अमाउंट नहीं दिया होगा वहां पर। सबसेक्शन 3 में देखो, सेक्शन 12 का सबसेक्शन 3, एन आर्बिट्रेटर मे बी चैलेंज्ड ओनली इफ सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो जो कि विच गिव राइज टू जस्टिफाइबल डाउट्स। और क्लॉज बी क्या लिखा है, ही डज नॉट पोजेस द क्वालिफिकेशंस अग्रीड टू बाय द पार्टीज। ठीक है, ये याद रखना कि जस्ट बिकॉज अ पार्टी हैज participated in the appointment of the arbitrator does not mean he cannot challenge it later on। ठीक है, क्योंकि जो जस्टिफाइबल डाउट्स हैं वो हो सकता है इनिशियली नहीं थे लेकिन बाद में अलाइज हो गए हों। ठीक है, इट इज वेरी पॉसिबल कि जब अपॉइंटमेंट हुआ उसका उस वक्त कोई जस्टिफाइबल डाउट नहीं था, लेकिन अपॉइंटमेंट के बाद जस्टिफाइबल डाउट रेज हो गया है। तो पार्टी जो है उसने खुद ही अपॉइंट किया आर्बिट्रेटर को, बट खुद ही उसके अपॉइंटमेंट को चैलेंज भी कर सकती है। ठीक है, चलो सबसेक्शन 4 में देखो, सबसेक्शन 4 में अ पार्टी में चैलेंज एन आर्बिट्रेटर अपॉइंटेड बाय हिम और इन हुज अपॉइंटमेंट ही हैज पार्टिसिपेटेड ओनली फॉर रीजंस ऑफ व्हिच ही बिकम्स अवेयर आफ्टर द अपॉइंटमेंट हैज बीन मेड। ठीक है, चलो अब देखो सेक्शन 13 पे आओ। सेक्शन 13 बताता है चैलेंज प्रोसीजर। ठीक है, चैलेंज प्रोसीजर में इफ द आर्बिट्रल अवार्ड के बाद भी हाँ चैलेंज हो सकता है। हाँ सेट असाइड हो जाएगा, 34 में सेट असाइड हो जाएगा। वो तुमने सीपीसी पढ़ा है मेरे से? नहीं, ये आंसर मैं पहली बार सुन रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, किससे कराया था? अच्छा विश्वजीत, हाँ तो वीकेंड बैच, अच्छा तुम तो वीकेंड बैच वाले ही हो। ओके हाँ, अच्छा तो उसकी फर्स्ट पेज पे याद है मैं टाइमलाइन बनवाता हूँ सीपीसी में। ऐसे ही आर्बिट्रेशन में भी बनवाई थी तुम लोगों में तो किसी ने नहीं की थी, लेकिन आर्बिट्रेशन में भी मैं टाइमलाइन बनवाता हूँ, राइट? कि पहले अपॉइंटमेंट होगा, फिर ऐसे होगा, फिर चैलेंज हो सकता है, फिर प्रोसीजर स्टार्ट होगा, फिर एक स्टेटमेंट ऑफ क्लेम आएगा, स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस आएगा, मच लाइक सीपीसी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सीपीसी वालों तुम्हारे लिए आर्बिट्रेशन बहुत ईजी रहेगा। और वैसे ही जब आर्बिट्रल अवार्ड पास होता है तो सीपीसी में क्या होता है, एक तरफ एग्जीक्यूशन हो सकता है, दूसरी तरफ अपील रिव्यू रिवीजन होगा। वैसे ही आर्बिट्रल अवार्ड जब पास होता है, एक तरफ वन पार्टी कैन गो फॉर एग्जीक्यूशन एंड द अदर कैन गो फॉर सेटिंग असाइड। ठीक है, सेक्शन 34 में। चलो चलो सेक्शन 13 में चैलेंज प्रोसीजर देखो। चैलेंज प्रोसीजर जो है इसमें पहली बात, सपोज देयर इज अ पार्टी ए, दो पार्टीज है ए एंड बी, एंड सपोज बी वांट्स टू चैलेंज द आर्बिट्रेटर दैट आपका अपॉइंटमेंट नहीं होना चाहिए बिकॉज यू आर इधर इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल, आपका नहीं है, जस्टिफाइबल डाउट्स है जो भी है। अब जब पहली बात कि व्हेन द डिस्प्यूट इज रेज्ड बाय अ पार्टी और चैलेंज बाय अ पार्टी दैट यू शुड नॉट बी द आर्बिट्रेटर, पहला क्वेश्चन कौन डिसाइड करेगा कि मैं कंटिन्यू करूं या नहीं करूं? आर्बिट्रेटर खुद करेगा। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटेंस, राइट? कि मेरे पास कॉम्पिटेंसी है या नहीं, ये डिसाइड करने के लिए मैं ही कॉम्पिटेंट हूं। ठीक है, अब आर्बिट्रेटर जब ये क्वेश्चन डिसाइड कर रहा होता है, ही कैन डिसाइड इट इन टू वेज। एक, या तो वो बी के एलिगेशन को सच मान करके और वो विड्रॉ कर ले। ठीक है, ही कैन विड्रॉ। दूसरा, he can reject these allegations and then continue with the reject these allegations and he can continue with the arbitration, continue with the arbitration। ठीक है, and then वहां पर क्या होगा, he can even go on to make the arbitral award। ठीक है, अब अगर मान लो कि बी के चैलेंज को उसने रिजेक्ट कर दिया, प्रोसीडिंग कंटिन्यू की, आर्बिट्रल अवार्ड पास भी कर दिया ना, बी कुछ नहीं कर पा रहा है यहां पर, राइट? इसीलिए बी को एक वो दिया गया, राइट दिया गया है कि ही कैन फाइल हाँ सेटिंग असाइड एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 34। आर्बिट्रल अवार्ड को सेटिंग असाइड की एप्लीकेशन फाइल करता है, बट हाँ ही विल हैव टू वेट टिल द अवार्ड इज पास्ड। ठीक है, नहीं बीच में कोई रेमेडी नहीं है, वरना ऐसे बेटा अगर अगर मान लो ये कर देंगे ना, अगर मान लो कोर्ट का इंटरवेंशन अलाउ कर देते फिर डिलेज होना स्टार्ट हो जाते हैं।
आर्बिट्रेशन का वन ऑफ द मेन पर्पसेज इज कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो है वो जल्दी हो जाए, ठीक है। यही चीज दी हुई है सेक्शन 13 में। गो टू सेक्शन 13। देखो सबसेक्शन 2 क्या लिखा हुआ, अ पार्टी हु इंटेंड्स टू चैलेंज एन आर्बिट्रेटर शैल विद इन 15 डेज, अंडरलाइन करो से, जिस दिन से उसे पता चला है उसके 15 दिन के अंदर ही हैज टू चैलेंज इट, ठीक है। एंड क्या लिखा है, सेंड अ रिटन स्टेटमेंट ऑफ द रीजंस फॉर अ चैलेंज टू द आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल। आप आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल को ही भेजते हो कि आई डोंट थिंक यू शुड कंटिन्यू। सबसेक्शन 3 में जाओ, अनलेस द आर्बिट्रेटर चैलेंज अंडर सबसेक्शन 2 withdraws from his office or the other party agrees to challenge, the arbitral tribunal shall decide on the challenge। हो सकता हो वो विड्रॉ कर ले, नहीं तो फिर वो डिसीजन ये भी दे सकता है। देखो, इफ अ चैलेंज under any procedure agreed upon by the parties or under the procedure under subsection 2 is not successful, the arbitral tribunal shall continue with the arbitration proceedings and make an arbitral award। देखो लिखा हुआ सबसेक्शन 4 में, if a challenge under any procedure agreed upon by the parties or under the procedure of subsection 2 is not successful, the arbitral tribunal shall continue the arbitral proceedings and make an arbitral award। अब उसके बाद सबसेक्शन 5 में जाओ, अब वहां पर ये मिलेगा तुम्हें, सेक्शन 34 में सेटिंग असाइड हो सकती है, सेक्शन 5 में देखो ठीक है, अगर हो गया है तो उसके पास ये रेमेडी होती है यहाँ पर, ठीक है। अब ये तो तब जबकि आर्बिटर की कोई गलती हो, ऐसा भी पॉसिबल है कि आर्बिटर की कोई गलती ना हो, सपोज ही इज वेरी सिक, ठीक है, या उसको कोई एक्सीडेंट हो जाता है, या लेट्स से वो इंडिया से बाहर चला जाता है फॉर रीजंस व्हिच आर बियॉन्ड हिज कंट्रोल एंड ही कैन नॉट कम ऑन टाइम, राइट। ऐसे टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, ऐसे टाइम पे parties can mutually agree कि he should be removed and a new arbiter must be appointed, that is section 14 and 15 दोनों है। section 14 देखो, the mandate of an arbitrator shall terminate and shall be substituted by another arbitrator। तो हम लोग कह सकते हैं कि एक को हम लोग रिमूव करके दूसरे को अपॉइंट कर सकते हैं। if clause A he becomes de jure or de facto unable to perform his functions or for other reasons fails to act without undue delay, ये de jure या de facto, by law or by fact he becomes unable to perform his functions। जैसे अगर मान लो कि by law he is prohibited to continue with the arbitration, ठीक है, अगर मान लो उसको बोल देगा कि you cannot practice arbitration anymore, या फिर de facto जो है सिमिलर सिक है या फिर उसका एक्सीडेंट हो गया है, he cannot continue, या फिर clause B he withdraws from his office or the parties agree to the termination of his mandate। पार्टीज कह सकते हैं कि इसका मैंडेट हम लोग यही खत्म करते हैं। अब अगर मान लो कि पार्टीज ने अग्री कर दिया, से मान लो डिफैक्टो या डी जूर ही वाज अनेबल टू परफॉर्म हिज फंक्शंस, और या फिर उसका अनड्यू डिले हो रहा है, बट ही स्टिल वांट्स टू कंटिन्यू, राइट। वहां पर सबसेक्शन 2 में देखो, सबसेक्शन 2 में अगर वो मान लो कि डी जूर या डिफैक्टो ही इज बार्ड फ्रॉम, so he cannot perform his functions and he still wants to continue, you can make an application to the court for his removal। देखो section 2, if a controversy remains concerning any of the grounds referred to in clause A of subsection 1, a party may, unless otherwise agreed by the parties, apply to the court to decide on the termination of the mandate। अगर वो फिर भी कंटिन्यू करेगा तो कोर्ट को एप्लीकेशन देकर के यू कैन टर्मिनेट हिज मैंडेट, ठीक है। चलो सेक्शन 15 में आओ, in addition to the circumstances referred to in section 13 or section 14, the mandate of an arbitrator shall terminate, clause A, where he withdraws from office for any reason, and clause B, by or pursuant to the agreement of the parties। तो 14 and 15 में there are many overlapping aspects, ठीक है, याद रखना। अब देखो 15 is much more important for the new arbitrator, ठीक है। 15 में सबसेक्शन 2, 3 and 4 ऑल ऑफ देम आर फॉर द जो सब्स्टिट्यूट हो रहा है आर्बिटर उसके लिए है, ठीक है।
तो पहला क्वेश्चन ये है कि मान लो कि अगर पहले वाले आर्बिटर को आपने रिमूव कर दिया है, तो जो नया वाला आर्बिटर अपॉइंट होता है वो किस प्रोसीजर से अपॉइंट होगा? क्या वही प्रोसीजर जो पहले वाला के आर्बिटर का था, या फिर इसके लिए कोई नया प्रोसीजर आएगा? क्या होगा बताओ? पहले वाले का, हाँ, जिससे पहले वाले से हुआ था वैसे ही। सबसेक्शन 2 में जाओ। सबसेक्शन 2 वो उसी प्रोसीजर से अपॉइंट होगा जिससे कि पहले वाले का अपॉइंटमेंट हुआ था, ठीक है। और सबसेक्शन 3 में क्या दिया है कि जो भी पहले प्रोसीडिंग्स वगैरह हो चुकी है, हियरिंग वगैरह हो चुकी है, वो अगर नया वाला आर्बिटर चाहे तो ही कैन रिपीट इट, ठीक है। और सबसेक्शन 4 कहेगा कि पहले जो ऑर्डर्स वगैरह पास हुए हैं, राइट, वो भी क्या होंगे, इफ यू कैन, जो पहले ऑर्डर्स पास हुए जो पहले वाला आर्बिटर में है, क्या वो ऑर्डर्स अब वैलिड है या इनवैलिड है? वैलिड है, इनवैलिड है? क्या है, वैलिड है या इनवैलिड है? हाँ, जो पुराने वाले आर्बिटर ने जो भी ऑर्डर्स पास किए थे, अब नए वाले के बाद क्या वो ऑर्डर्स पहले वाले वैलिड है या इनवैलिड है? डिपेंड्स, डिपेंड्स, डिपेंड्स ऑन द न्यू आर्बिट्रेटर। वो चाहे तो बोल दे कि पहला वाला वैलिड है सारा, या फिर वो चाहे तो बोले कि पहला वाला सारा इनवैलिड है, ठीक है। दैट इज सबसेक्शन 4। Unless otherwise agreed by the parties, an order or ruling of the arbitral tribunal made prior to the replacement of an arbitrator under this section shall not be invalid solely because there has been a change in the composition of the arbitral tribunal। ये सिर्फ नया आ गया, इसकी वजह से पुराना वाला ऑर्डर खराब नहीं होगा। वो अभी भी चाहे तो उसको बोल दे कि वो वैलिड है ऐसे, ठीक है। राइट, एग्जैक्टली, डिस्क्रिशनरी होगा, ठीक है। सो इट डिपेंड्स। जितने लोगों ने मेरे से पढ़ा है, ऐसे जब भी मैं क्वेश्चन पूछता हूँ वैलिड हो गया इनवैलिड, तुम लोग कुछ लोग वैलिड कुछ लोग इनवैलिड, और मेरा आंसर हमेशा क्या रखता है, डिपेंड्स, डिपेंड्स, ठीक है। तुम लोग का तो ठीक है, डिपेंड्स बोलता हूँ। दूसरे दूसरे बैचेस में मैं बोलता था इस क्वेश्चन का कभी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर मत देना।